सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर सेकंड का रिवीजन कर रहे थे लास्ट क्लास में, और जिसमें हम लोगों ने सॉल्यूशंस, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन ये हम लोगों ने बच्चों कवर कर लिया था। अब इस चैप्टर में जो आखिरी चीज हम लोग को करनी है वो है सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर। कि भाई आपने क्या किया, मिक्सचर तैयार कर दिया, दो कंपोनेंट्स लिए, दोनों को फिजिकली मिक्स कर दिया। अब आप चाहते हैं कि ये कंपोनेंट्स जो मिक्स हो गए हैं फिजिकली, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। तो यही आपका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, या आप इसे बच्चों प्योरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर भी कह सकते हैं। इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। आपका मिक्सचर किस टाइप का है उस बेसिस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका जो है वो अपना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला तरीका हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बच्चों फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जिसको हम लोग हिंदी में बहुत आम भाषा में छानना कह सकते हैं। अब देखो, दूध और पानी मिल जाए, उन्हें तो छान सकते नहीं ना, समझ रहे हो। नमक और पानी मिल जाए, उसको भी आप छान नहीं सकते। पर मिट्टी और पानी का जो मिक्सचर है उसको आराम से आप फिल्टर आउट कर सकते हो। तो भाई अब मिट्टी और पानी जो है वो कैसा मिक्सचर हुआ, हेटेरोजीनियस। तो फिल्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए जो मिक्सचर वो है हेटेरोजीनियस। और ये मिक्सचर में एटलीस्ट जो दो कंपोनेंट्स हैं उनमें एक तो होना चाहिए सॉलिड और दूसरा जो है वो होना चाहिए लिक्विड। और ये दोनों ही एक दूसरे के अंदर इमिसिबल होने चाहिए। इमिसिबल का मतलब है एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होने चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको एक फिल्टर पेपर लेना है। आपने जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर तैयार किया है उसको फिल्टर पेपर से पास करवाना है। आप देखेंगे कि जो लिक्विड कंपोनेंट आपका होगा वो तो आगे निकल जाएगा फिल्टर पेपर से, जिसको आप कह देंगे फिल्ट्रेट। और फिल्टर पेपर के ऊपर सॉलिड कंपोनेंट आपका रह जाएगा जिसको आप कहेंगे रेजिड्यू। तो एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर जिसमें एक सॉलिड कंपोनेंट एक लिक्विड कंपोनेंट में इमिसिबल हो, उसे आप आराम से फिल्ट्रेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेपरेट या फिर प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। अगला तरीका, दूसरा जो मेथड है हमारे पास आफ्टर फिल्ट्रेशन, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जो हम लोग मक्खन, जो छाछ से हम लोग जो मक्खन जो घी निकालते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगेशन का एक एग्जांपल है। अब जो मक्खन निकलता है बच्चों, छाछ से जो मक्खन निकलता है वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में निकलता है कि सॉलिड स्टेट में निकलता है, जल्दी कमेंट करो। लिक्विड स्टेट में निकलता है या फिर सॉलिड स्टेट में निकलता है। छाछ से जो मक्खन निकालते हैं वो लिक्विड स्टेट में निकलता है या फिर सॉलिड स्टेट में निकलता है। बताओ किस स्टेट में होता है। सॉलिड स्टेट में होता है। तो एक सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो गया हो,
और सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हो, फाइन पार्टिकल्स, तब हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन का सहारा लेते हैं। अब देखो कैसे क्या करते हैं भाई, छाछ से घी निकालने के लिए उसके अंदर जो मशीन आपने डाली है, वो मशीन क्या करती है, वो मशीन का पेडल इस तरीके से क्या करता है, लगातार रोटेट करता है। रोटेट करता है तो उसके अंदर जो प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं वो हाई वेलोसिटी के साथ में भी रोटेट करते हैं। मशीन रोटेट करेगी तो पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। और पार्टिकल्स जब इतनी रफ्तार से रोटेट करते हैं तो अगर वो किसी से जुड़े हुए हो तो वो उससे अलग हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। जैसे घी, ऑयल हल्का होता है तो वो तैरता हुआ ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो यहां सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग हाई वेलोसिटी के साथ में क्या करते हैं, जो भी मिक्सचर आपने लिया है उसको रोटेट करते हैं, एजिटेट करते हैं। और ऐसा करने से जो उसके सॉलिड कंपोनेंट्स हैं वो लिक्विड कंपोनेंट से सेपरेट आउट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो हम लोग बटर को मिल्क या फिर कर्ड, दही से सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास में तरीका है वो है वेपोराइजेशन। अगला तरीका है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। आपको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। अब इसमें हम लोग दो तरीके अपना सकते हैं, एक है इवेपोरेशन और दूसरा है बॉइलिंग। इनके बीच में हमें बच्चों सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, इवेपोरेशन को मैं ए नाम दे रहा हूं और बॉइलिंग को मैं बी नाम दे रहा हूं। मैं आपसे कमेंट करूंगा, क्वेश्चन करूंगा आपसे, आपको कमेंट में ए या बी जो है वो लिखना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो इनमें से वो कौन है जो कि एक सरफेस फिनोमेनन है, मतलब जिसमें सिर्फ सरफेस का पार्टिकल ही लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, ए और बी। जल्दी सबको कमेंट करना है। विच इज अ सरफेस फिनोमेनन? इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन और बॉइलिंग? दिव्या, बी बॉइलिंग नहीं है बेटा, गलत है बी ऑप्शन। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन जबकि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेनन है। दूसरा मुझे बताओ, ए और बी में से वो कौन है जो कि बॉइलिंग पॉइंट पर होता है? इवेपोरेशन लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर होगा कि फिर बॉइलिंग को आप कहेंगे एट बॉइलिंग पॉइंट? ए और बी? ए और बी, बस ए और बी कमेंट कर दो। ठीक है, बिल्कुल सही, बॉइलिंग। भाई बॉइलिंग का मतलब है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर जब ऐसा होता है तब आप उसे बॉइलिंग कहते हैं। इवापोरेशन में क्या है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो तो रहा है बट एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। भाई बॉइलिंग पॉइंट से पहले किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। जैसे कि मान लो एक गिलास पानी मेरे हाथ से फैल जाए और फ्लोर पर, मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूं उस रूम का जो फ्लोर है उस पर गिर जाए। अब मुझे पता है कि भाई पानी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जब तक इस कमरे का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तब तक ये पानी
वेपोराइज ही नहीं होगा, मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ घंटों में ही ये पूरा का पूरा पानी इवापोरेट हो जाएगा, मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट तो हुआ पर बॉइलिंग पॉइंट से पहले, वो उसे आप इवेपोरेशन कहते हैं। कमेंट करो दोनों में से फास्टर कौन है, ज्यादा रफ्तार से कौन होता है, बॉइलिंग होता है जल्दी या फिर इवेपोरेशन जल्दी होता है, स्पीड किसकी ज्यादा है? हाँ जी बिल्कुल, बॉइलिंग, बहुत सही, क्योंकि भाई उसमें आप उसको एनर्जी दे रहे हो, जबकि इवेपोरेशन में पार्टिकल आसपास से एनर्जी को गेन करता है जो कि बहुत कम अमाउंट में होती है, जबकि बॉइलिंग में आप एनर्जी दे रहे हो बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो इस वजह से बॉइलिंग जो है वो फास्टर रेट से होगा। अच्छा, इनमें से वो कौन है जो कि कूलिंग कॉज करेगा, जिसकी वजह से ठंडक हो जाएगी, आसपास का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ए, इवेपोरेशन, क्योंकि इवेपोरेशन में सरफेस पार्टिकल आसपास से ही तो एनर्जी ले रहा है। जब वो आसपास से एनर्जी लेगा तो भाई आप एक तरीके से कह सकते हो कि सर आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसकी एनर्जी कम हो गई। एनर्जी कम होने का मतलब टेम्परेचर कम हो गया और पार्टिकल्स, आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है, जबकि बॉइलिंग जो है कूलिंग कॉज नहीं करता। ठीक है, तो इवेपोरेशन या फिर बॉइलिंग, इसमें देखिए हम लोग सॉलिड कंपोनेंट लेंगे और दूसरा लिक्विड कंपोनेंट होगा, दोनों एक दूसरे में मिक्सिबल होंगे। इस केस में हम क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया। अब आप जो सॉल्यूशन आपको मिला है उसको आप गर्म होने दीजिए। अब चाहे स्लो रेट से होना देना चाहते हैं तो इवेपोरेशन करवाइए, फास्टर रेट से करवाना है तो फिर आप उसको बॉईल कीजिए। बॉईल करने पर जो लिक्विड कंपोनेंट है मिक्सचर का वो धीमे धीमे करके वेपोराइज हो जाएगा और पीछे रह जाएगा सिर्फ आपका सॉलिड पार्टिकल्स। इसी प्रोसेस को आजकल हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में बस एक और स्टेप जोड़ते हैं, क्या कि आप मिक्सचर तैयार करो, उसको बॉईल करो, आपका लिक्विड कंपोनेंट इवोपरेट हो जाए तो तुरंत जो भी चीज बच गई है उसे आप तुरंत अचानक से ठंडा कर दो एकदम। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से जो सॉलिड कंपोनेंट पीछे रह जाएगा उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाएंगे। बस इसी को क्रिस्टलाइजेशन कह रहे हैं, बेसिक फंडा सेम है। जैसे आपने मिश्री खाई होगी, मिश्री ऐसे ही बनती है कि आप क्या करते हैं, आप उसके अंदर चाशनी बनाते हैं, कैसे, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर लिया, सॉल्यूशन तैयार हो गया, अब आप उसको क्या करते हो, बॉईल करते हो। बॉईल करने पर लिक्विड पानी जो है वो धीमे धीमे क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और पीछे एक बहुत गाढ़ा लिक्विड सॉल्यूशन रह जाएगा जिसके अंदर शुगर का अमाउंट ज्यादा होगा। फिर सडनली आप इसे ठंडा कर दो, ठंडा करते ही वो जो पीछे आपका गाढ़ा डेंस सॉल्यूशन रह गया था उसके छोटे छोटे दाने, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। इसी प्रोसेस को आप क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो भले मिश्री या हमारे घरों तक जो नमक सॉल्ट आता है, भाई सॉल्ट आपको पता है ओशियनिक वाटर से बनता है, जिसमें बड़ी बड़ी क्यारियों के अंदर पानी को इवोपरेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और अगर मशीन्स में इसी प्रोसेस को किया जाए तो पानी के इवोपरेट होने के तुरंत बाद अचानक से टेम्परेचर को बहुत ज्यादा डाउन कर दिया जाता है, मतलब मिक्सचर जो है आपका उसको एकदम कूल कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सॉल्ट के छोटे छोटे दाने, क्रिस्टल्स जो हैं तैयार हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को
हम लोग जो है नाम दे देते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो तीसरा हमारा वेपोराइजेशन, जिसमें आपने इवापोरेशन पढ़ा, बॉइलिंग पढ़ा और आपने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा। अगला जो हमारे पास में तरीका है वो हो सकता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस और वाइस वर्सा। मतलब कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो बच्चों, इस सब्लिमेशन का हम लोग सहारा कैसे और कब लेते हैं देखिएगा। एक बार मैं छोटा सा डायग्राम बता रहा हूं। मेरे पास में कैम्फर, कपूर और सॉल्ट, इसका एक मिक्सचर है। दोनों देखो सॉलिड फॉर्म में है, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, पाउडर फॉर्म में है, दोनों गलती से मिक्स हो गए। अब मैं दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करना चाह रहा हूं। तो देखो दोनों कंपोनेंट सॉलिड, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। पर यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपके काम की है वो है वोलेटाइलिटी। वोलेटाइलिटी या वोलेटाइल का मतलब है कि कोई सब्सटेंस कितनी जल्दी इवापोरेट हो सकता है। सीधी सी बात है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी इवापोरेट होगा। जो मैंने एग्जांपल लिया है कैम्फर एंड सॉल्ट, उसमें से आप बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मतलब कौन आसानी से इवापोरेट हो सकता है, सॉल्ट, नमक, या फिर कैम्फर, कपूर? बताओ कमेंट करके। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कृष्णा। तो जो यहाँ इजीली इवोपरेट हो सकता है वो है कैम्फर, कपूर। तो मैंने क्या किया, मैंने एक गिलास का छोटा सा बाउल लिया, जिसको आप चाइना डिश बोलते हैं। उस चाइना डिश के अंदर मैंने मिक्सचर डाल दिया। मिक्सचर का मतलब है कैम्फर और सॉल्ट, दोनों पाउडर फॉर्म में है, दोनों व्हाइट हैं। अब इसके चाइना डिश के ऊपर मैंने एक फनल को उल्टा करके इन्वर्टेड फनल रख दी, और उस फनल के यहाँ माउथ पर मैंने कॉटन लगा दिया। कॉटन का फायदा है, अभी समझते हैं कैसे। अब आप चाइना डिश में रखे हुए मिक्सचर को गर्म कीजिए। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर जो कैम्फर है वो वोलेटाइल है, बॉइलिंग पॉइंट उसका कम है। तो आप जैसे ही हीट देंगे, होगा क्या, कैम्फर का बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है कि हीट मिलते ही डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ वेपर्स बनेंगे वो किसके होंगे, कैम्फर के। जैसे ही ये कैम्फर जो गैसेस स्टेट में है ऊपर जाएगा, इस फनल की दीवार से टकराएगा, ये ठंडा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। और कंडेंस होने पर बच्चों ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, ये डायरेक्टली सॉलिड में ही कन्वर्ट होता है। तो ये जो फनल होगी, इस फनल की वॉल पर आपको पाउडर फॉर्म में कैम्फर मिल जाएगा। अब जो कॉटन आपने लगाई थी फनल के माउथ पर, उसका फायदा ये है कि वो कॉटन जो है कैम्फर के वेपर्स को फनल से बाहर जाने नहीं देगी। तो सब्लिमेशन का सहारा आप तब लेंगे जब दो सॉलिड कंपोनेंट्स हो, दिखने में एक जैसे हो, दोनों हेटेरोजीनियस मिक्सचर बना रहे हो, पर दोनों में से एक वॉलेटाइल होना ही चाहिए और दूसरा नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। तब हम लोग सब्लिमेशन की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगला तरीका हमारे पास में है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन।
डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, जिसको सेपरेटिंग फनल भी कहा जा सकता है। इसमें आपको एक सेपरेटिंग फनल लेनी है। एक ग्लास की ट्यूब होती है बच्चों ये, जिसके अंदर नीचे एक टैप लगा होता है। आपको क्या करना है, इसके अंदर एक मिक्सचर डालना है, ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी। आपको बिल्कुल पता होगा कि तेल और पानी, ऑयल एंड वाटर, एक दूसरे में मिक्स बिल्कुल भी नहीं होते। हालांकि होते दोनों लिक्विड है, पर फिर भी एक दूसरे में इमिसिबल है, डिसॉल्व नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की डेंसिटीज में जमीन आसमान का अंतर होता है। ऑयल जो है, तेल जो है, उसकी डेंसिटी कम होती है, मतलब हल्का होता है। और अगर डेंसिटी कम है, हल्का है, तो इसका मतलब ऑयल तो जो है वो रह जाएगा ऊपर, ऑयल आपका रह जाएगा ऊपर, और नीचे जो होगा वो आपका होगा जो डेंसर है, जो कि यहाँ कौन है, पानी। अब क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ है, तो हमें साफ साफ नजर आता है कि भाई यहाँ इस बाउंड्री तक तो ऑयल है और इसके नीचे जो है वो पानी है। आपको क्या करना है, आपको नीचे लगी हुई टैप को ऑन करना है। आप टैप को जैसे ही ऑन करोगे, जो डेंसर लिक्विड है आपका, जो कि यहाँ पानी है, वो धीमे धीमे करके वो निकलने लगेगा, है ना। और आपको दिखता रहेगा कि भाई अभी तो यहाँ इतना बचा है, इतना बचा है, इतना बचा है, इतना बचा है। जब आपको लगे कि सारा का सारा पानी निकल चुका है, तो आपने जो टैप को ऑन किया था, उस टैप को आप ऑफ कर दो। और ऐसा करने से आप इन दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स को बड़ी आसानी से एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हो। तो ये जो आपने मिक्सचर डाला, पहली चीज हेटेरोजीनियस था, दूसरी चीज दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड थे, तीसरी चीज दोनों के दोनों एक दूसरे में इमिसिबल थे, डिसॉल्व नहीं हो रहे थे, और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि दोनों की डेंसिटीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। ऑयल की डेंसिटी बहुत कम है वाटर के मुकाबले, तो आपने डेंसिटी के बेसिस पर दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया, मतलब आपने मिक्सचर को प्योरीफाई कर दिया। ठीक है, आपका सेपरेटिंग फनल या डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन आप जिसे नाम दे सकते हैं। एक और तरीका, अगला तरीका जो हम लोग कर सकते हैं, वो है बच्चों, देखो, क्रोमेटोग्राफ। इसको समझिए, क्रोमेटोग्राफ। आपने पानी लिया और गलती से उस पानी में ब्लैक कलर की इंक गिर गई, मतलब आपका सॉल्यूशन जो होगा अब वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक फिल्टर पेपर लेकर के आना है, और इस फिल्टर पेपर को मिक्सचर की सरफेस को टच करते हुए होल्ड करके रखना है। कि बस ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा डुबो देना है अंदर, बस उसकी सरफेस को टच करके आपको खड़े रहना है। कुछ समय बाद क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा कि जो अंदर इंक के पार्टिकल्स थे, वो धीमे धीमे करके इस फिल्टर पेपर की सरफेस पर जो है चिपकने लग जाएंगे। और ये फिल्टर पेपर जो पहले हो सकता है व्हाइट कलर का हो, अब आपको एकदम ब्लैक, डार्क ब्लैक कलर का नजर आने लगेगा। और जो मिक्सचर आपने लिया था उसमें ब्लैक कलर की इंटेंसिटी जो है, या जो अमाउंट आप जो भी कहना चाहें, वो क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि सारे के सारे इंक पार्टिकल्स जो हैं, जो कलर्ड पार्टिकल्स थे, वो फिल्टर पेपर की सरफेस पर
एडजॉर्ब हो गए। देखो एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब। एडजॉर्ब का मतलब है सिर्फ सरफेस सरफेस पर ही रह जाना, अंदर नहीं जा रहा, सिर्फ फिल्टर पेपर की सरफेस पर ही रह रहा है। तो ऐसा करने से आपने इंक को पानी से अलग कर दिया। तो यहां आपने जो कंपोनेंट लिया होमोजीनियस था, पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो दो कंपोनेंट्स आपके मिक्सचर में प्रेजेंट थे, उन दोनों की एडजॉर्प्शन पावर एक दूसरे से बहुत अलग थी। मतलब एक तो फिल्टर पेपर की सरफेस पर जाकर के चिपक सकता है, एडजॉर्ब हो सकता है, पर दूसरा कंपोनेंट जो है वो एडजॉर्ब नहीं हो सकता। तो ये तरीका जनरली जो भी आपके कलरफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि इंक, डाई, पेंट, या बहुत सारे पिगमेंट्स, जैसे कि आपने हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल, इन पिगमेंट्स का नाम तो आपने बिल्कुल सुना होगा। तो जो कलरफुल मटेरियल है उसके मिक्सचर को प्योरीफाई करने के लिए हम लोग जो है क्रोमेटोग्राफी का सहारा ले सकते हैं। ठीक है। फिर इसके अंदर अगला तरीका जो आप यूज में ले सकते हैं वो क्या है, देखिए। वो है बच्चों डिस्टिलेशन। मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं, इसका समझने में आसानी होगी। तो डिस्टिलेशन में आपको क्या लेना है, क्या करना है, समझिए। आपको दो लिक्विड कंपोनेंट लेने हैं। दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स एक दूसरे में मिक्सिबल होने चाहिए, डिसॉल्व हो जाने चाहिए, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाना चाहिए। पर एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे कंपोनेंट से ज्यादा होना चाहिए, और कम से कम 25 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। तो बेसिक यहाँ फंडा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कंपोनेंट्स, दो लिक्विड कंपोनेंट जो कि मिक्सिबल हैं, अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से ज्यादा है, तो आप डिस्टिलेशन का सहारा ले सकते हैं। डिस्टिलेशन में करना क्या है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है, आपके मिक्सचर को उसमें डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर को आपने मिक्स कर दिया, दोनों लिक्विड स्टेट में थे, आराम से मिक्स भी हो गए, पर इनमें अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है वाटर के मुकाबले। अब आप क्या कीजिएगा, अब आप मिक्सचर को हीट कीजिए, बॉयल कीजिए, गर्म कीजिए। गर्म करने से एनर्जी दोनों को मिलेगी, मतलब वाटर और अल्कोहल दोनों को मिलेगी, पर क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के मुकाबले कम है, तो अल्कोहल का वेपोराइजेशन जल्दी और ज्यादा होगा। तो जो राउंड वाटर फ्लास्क की ओपनिंग है, वहां से जो ट्यूब आपने आगे निकाली है, उस ट्यूब में जो मैक्सिमम वेपर्स जाएंगे वो आपके अल्कोहल के ही होंगे। अब ट्यूब का एक हिस्सा है जो, जहां आप एक तरफ से
कोल्ड वाटर इन कर रहे हैं और दूसरी तरफ से कोल्ड वाटर को आउट कर रहे हैं। मतलब वहां का जो टेम्परेचर है वो कम है, ठंडा है उस जगह। तो जैसे ही वहां ये वेपर पास होगा, ये बच्चों कम टेम्परेचर की वजह से कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस होकर के ये गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आगे आपको दूसरी तरफ डिलीवरी ट्यूब से बाहर जो भी लिक्विड मिलेगा वो एक्चुअल में वो लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और राउंड बॉटम फ्लास्क में जो लिक्विड कंपोनेंट रह जाएगा ये वो आपका लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो यहां पीछे रह जाएगा पानी और डिलीवरी ट्यूब से बाहर आपको मिल जाएगा लिक्विड एल्कोहल। सातवां तरीका। और आठवां तरीका और चैप्टर की लास्ट हेडिंग है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में दो अंतर है। पहला तो ये कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप जो दो लिक्विड लेंगे होंगे तो दोनों ही लिक्विड, दोनों ही मिक्सेबल, पर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो लेस देन 25 केल्विन होगा, 25 केल्विन से कम होगा, जैसे पेट्रोल और डीजल। ठीक है, तो ऐसा आपको मिक्सचर लेना है जिसमें मिक्सेबल लिक्विड कंपोनेंट्स हो पर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन हो। और दूसरा अंतर यह है कि आप यहां एक एक्स्ट्रा अपैरेटस जिसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नाम दिया गया है उसका इस्तेमाल करते हैं। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर मार्बल बॉल्स, कंचियां होती हैं। आप राउंड बॉटम फ्लास्क में अपने मिक्सचर को डाल दीजिए, फिर बहुत जेंटली, बहुत स्लोली स्लोली उस मिक्सचर को आपको गर्म करना है। अब देखो क्योंकि दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट लगभग लगभग सेम है तो यहां वेपोराइजेशन दोनों का होगा, दोनों के दोनों लिक्विड से वेपर मतलब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होंगे, पर उन्हें अब पास होना होगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से जिसमें मार्बल बॉल्स भरी हुई है। तो इनके जो वेपर्स हैं उन्हें अब इन मार्बल बॉल्स के बीच में से होता हुआ जाना है और फिर बाहर निकलना है। तो यहां एक रेस, एक दौड़ होगी दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स के वेपर्स के बीच में, और जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से बाहर जा पाएगा वो ही आगे जाकर के आपको अलग मिलेगा। तो वो कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है दूसरे के मुकाबले, भले थोड़ा ही कम क्यों ना हो पर कम हो दूसरे के मुकाबले, उसके वेपर्स भी ज्यादा बनेंगे और बिल्कुल पॉसिबिलिटी उसी के एस्केप आउट होने की ज्यादा होगी। तो एक बार अगर मान लिया जाए कि यहां पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है डीजल के मुकाबले, तो इसका मतलब यह हुआ कि वेपर्स पेट्रोल के ज्यादा बनेंगे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से बाहर भी पेट्रोल के वेपर्स जा पाएंगे और वो ही आगे कंडेंस होकर के सेपरेट आउट आपको एकदम सेपरेट मिल जाएंगे। हालांकि ये सब कुछ हम लोग मान रहे हैं, प्रैक्टिकली बच्चों कोई तरीका नहीं है
जो 100% एफिशिएंट हो, कि भाई इस तरीके का अगर यूज में लिया जाए तो 100% आपको जो है चीजें एक दूसरे से सेपरेट मिल जाएंगी, अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा कोई 100% एफिशिएंट तरीका है नहीं, पर जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो हम लोगों ने देखी। अब इसमें बच्चों आपके पास में आपको एक बार बुक ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डायग्राम है मैं उसे बोर्ड पर बना नहीं सकता, काफी बड़ा लंबा चौड़ा है। तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक है कि आप एयर से अलग अलग गैसेस को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो इसका बेसिक सा फंडा ये है, सबसे पहले आप एयर जो है उसको एक ऐसे चैम्बर से पास करो, एक ऐसे चैम्बर में डालो जहां प्रेशर तो बहुत ज्यादा हो और टेम्परेचर बहुत कम हो। इस कंडीशन में जब प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर कम, तो यहां गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मतलब आपकी जो एयर जो गैसेस स्टेट में है, अब वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको अब इस लिक्विड एयर का करवाना है। हर एक गैस जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, और इस बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर आपको अलग अलग अमाउंट की गैसेस एक दूसरे से अलग मिल जाएंगी। जैसे नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस है, सबसे ज्यादा वेपर आपको इसी का मिलेगा और सबसे पहले मिलेगा। उसके बाद जैसे कि मान लो आर्गन -186, उसके बाद ऑक्सीजन जैसे कि -183 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आप जो है सेपरेट आउट कर सकते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की हेल्प से, अलग अलग अमाउंट में गैसेस को कलेक्ट करके। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है तो इसके वेपर सबसे ज्यादा बनेंगे, तो सबसे ऊपर इकट्ठा होगी, उसके नीचे आर्गन और सबसे नीचे ऑक्सीजन। ठीक है, आप में से किसी का बच्चों को कोई डाउट हो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ तो बोलिए, और अगर डाउट नहीं है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर हो अगली क्लास में आप उसे प्रिपेयर करके आइएगा। हम लोग उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड रिवीजन हम लोग उसका, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, और उम्मीद करते हैं आपके स्कूल्स वगैरह जो है जल्दी खुल जाएंगे और मेरी मुलाकात आपसे जल्दी ही होगी।